नमस्ते बच्चों। सबसे पहले तो मैं दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंड विद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हमने हमारा जो सिलेबस था वो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना काल की अवधि में जो पढ़ाई का जो लॉस हुआ है उसकी वजह से 40% सिलेबस को कम किया है। तो उस 40% सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, उनको नेगलेक्ट करते हुए बाकी जो 60% सिलेबस है हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, उसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो एक बार दोबारा से हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो सिलेबस है उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका अध्याय नंबर 6 है और वो है केंद्र सरकार। ठीक है, आपको याद हो तो कक्षा 9th में हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा था। तो ये स्थानीय स्वशासन है क्या, जैसे कि हमारी हेडिंग की लेसन की हेडिंग है केंद्र सरकार। तो सबसे पहले हम समझेंगे सरकार कि सरकार है क्या, और इसके पहले केंद्र क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सरकार हमारे यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। जैसे कि आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा कि भारत एक राज्यों का संघ है, और संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, अर्थात सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथ में न होकर अलग अलग संस्थाओं को बांट दिया जाता है। और जिसका उदाहरण आप देखते हैं केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इस स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को हमने कक्षा 9th में बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। अब कक्षा 10 में हम इन दो प्रकार की जो सरकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका केंद्र सरकार। तो सबसे पहले अपन सरकार की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, सरकार का अर्थ हम लें तो राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है एवं अमूर्त व अदृश्य संस्था होती है। क्या? राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है एवं अमूर्त व अदृश्य संस्था होती है। क्या? राज्य। इसको साकार रूप प्रदान करने वाली संस्था ही सरकार कहलाती है। सरकार कहलाती है। ये आपका सरकार का अर्थ हो गया। देखिए, इसको समझिए कि राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है एवं अमूर्त व अदृश्य संस्था होती है। इसको साकार रूप प्रदान करने वाली संस्था ही सरकार कहलाती है। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ये लेते हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार को वो काम करना चाहिए, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, सरकार ने ये नीति निर्धारित कर दी। तो ये जो कार्य है वो किसकी भलाई के लिए किया जाता है? राज्य की भलाई के लिए, क्योंकि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात राज्य के हित के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी नीति निर्धारित की जाती है, जो भी नियम बनाए जाते हैं, वो चुनी हुई सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इस सरकार की जो परिभाषा है वो गार्नर महोदय ने भी दी है, और वो क्या दी है कि सरकार वह अभिकरण या
मशीन है जो राज्य की नीति निर्धारित करती है, राज्य की नीति निर्धारित करती है, तथा सामान्य मामलों एवं हितों को भी लागू करने का कार्य करती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है गार्नर महोदय ने। कौन से महोदय ने? गार्नर महोदय ने। कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जो राज्य की नीति निर्धारित करती है। राज्य में आम जनता रहती है, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो नीति निर्धारित की जाती है। सबको पता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन में इसको बांटा है। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में इसको अधिकार प्रदान किए गए। तो उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए जो भी राज्य सरकार होती है वो नीति निर्धारित करती है तथा सामान्य मामलों एवं हितों को लागू करने का कार्य करती है। ऐसी संस्था ही सरकार कहलाती है। किसके अनुसार? गार्नर महोदय के अनुसार। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सामान्य मामलों एवं हितों, तो ये कौन से सामान्य मामले या हित हैं? तो ये वे सामान्य मामले या हित हैं जो जिस राज्य में या जिस देश में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें न तो कोई जाति विशेष होगा, न कोई धर्म विशेष होगा, न ही किसी प्रकार का कोई विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है। इसमें सभी जातियों का ध्यान रखा जाता है, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है, सभी धर्मों का ध्यान में रखते हुए जो नीति निर्धारित करने वाली जो संस्था होती है वही सरकार कहलाती है। तो ये तो हो गई सरकार की परिभाषा। इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो हमारा है कि सरकार के अंग। एक प्रश्न बनता है कि सरकार के अंग कितने हैं, वह कौन कौन से हैं? तो दूसरा बिंदु जो हमारा बनता है वो बनता है सरकार के अंग। सरकार की परिभाषा अर्थ हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं सरकार के अंग। तो बच्चों सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। सबसे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तीसरा न्यायपालिका। इस विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। इस विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। ये 3 अंग होते हैं किसके? सरकार के। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे सरकार का जो पहला अंग है विधायिका। अब चूंकि हम केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे केंद्रीय विधायिका। क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय विधायिका। सामान्य अर्थ में इसको हम संसद भी कह सकते हैं। सामान्य अर्थ में इसको हम क्या कह सकते हैं? संसद। कैसे? विधायिका में या विधायिका 3 अंगों से मिलकर बनती है। कितने अंगों से मिलकर बनती है? 3 अंगों से। सबसे पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। इन तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? संसद का या विधायिका का। हम विधायिका भी कह सकते हैं, व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, संसद भी कह सकते हैं। इन तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? संसद का, विधायिका का। ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। पहला सदन कौन सा? लोकसभा। दूसरा सदन कौन सा? राज्यसभा।
लेकिन प्रश्न अगर ये पूछे छोटे प्रश्न के रूप में, 1 नंबर के प्रश्न के रूप में कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है, तो आपका आंसर होगा कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तीनों को मिलाकर संसद या विधायिका, केंद्रीय विधायिका का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है केंद्रीय विधायिका के अंग और इसके जो सदन है, हमने इसको समझ लिया है। अब हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, क्या है ये अनुच्छेद 79 के अनुसार एक संसद होगी जो संसद होगी जिसे हम विधायिका भी कह सकते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा नामक 2 सदनों से मिलकर बनती है। और इसके अंग कितने होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे लोकसभा। जो सबसे पहला इसका अंग है वो है लोकसभा। इस लोकसभा को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है वो देखिए। सबसे पहला है प्रथम सदन, दूसरा है निम्न सदन, तीसरा है लोकप्रिय सदन, चौथा है अस्थायी सदन और एक अन्य नाम और है जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपुल। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस लोकसभा को इन नामों से भी जाना जाता है। प्रथम सदन का मतलब केवल बोलचाल की भाषा में लिया जाता है, इसलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं। निम्न सदन का मतलब ये नहीं कि साहब राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार है, लोकसभा को कम अधिकार है, ये भी बोलचाल की भाषा में लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में देखते हैं कि लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं इसको। प्रश्न भी बनता है कि संसद का जो प्रथम या निम्न सदन लोकसभा होता है उसको लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं। तो लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यक्ति मताधिकार के द्वारा चुने हुए होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष जो मतदाता होता है वो अपने वोट का प्रयोग करते हुए इनका चुनाव करता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता इनका। तो लोग जिसको पसंद करते हैं, जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं उसको वोट देते हैं, वो चुन के आता है, इसलिए लोकप्रिय सदन कहलाता है। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा का सामान्य जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। परंतु भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा जो होता है वो समय से पूर्व भी भंग हो सकता है या किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी भारतीय इतिहास में 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व, कौन से समय से पूर्व? 5 साल की अवधि से पूर्व भंग किया जा चुका है। कितनी बार भंग किया जा चुका है? 9 बार। इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपुल, भारत की जो जनता है उनके प्रतिनिधित्व के रूप में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये इस संसद की जो लोकसभा होती है उसमें बैठ के नीति निर्धारित करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपुल भी कहा गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है सदस्य संख्या। कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो बच्चों, मूल संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो थी 500। मूल संविधान का मतलब ये होता है कि जब संविधान का निर्माण किया गया था,
इसके बाद में आप देखते हो कि संविधान संशोधन किया गया है, बहुत सारी संविधान संशोधन हुए हैं। तो मूल संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो 500 सदस्य संख्या थी, परंतु 1987 में, डेट याद रखना, 1987 में गोवा, दमन व दीव, गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 552। मूल में कितनी थी? 500। अधिकतम कितनी की गई है? 552। गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार। ये तो होगी इसकी मैक्सिमम सदस्य संख्या। लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 545। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। मूल संविधान में कितनी थी? 500। 1987 अधिनियम गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है? 552। अब इसके बाद में जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि लोकसभा का संगठन को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न बनता है आपका। कभी कभी 1 नंबर के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के संगठन को स्पष्ट कीजिए। तो संगठन का मतलब क्या होता है कि ये जो वर्तमान में 545 जो सदस्य संख्या है, इसका संगठन कैसे है कि कहां से कितने व्यक्ति चुन के आ रहे हैं। तो देखो, हमारे भारत में राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही प्रकार के हैं। राज्य भी हैं, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन हम जो वर्तमान में जो हमारा सिलेबस है उसी को ध्यान में रखेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर जो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि बताइए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। हमारी बुक में जो है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो पहले कितने थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में डिवाइडेशन किया है। इसको कैसे किया है? 545 को 530 तो जो 29 राज्य है वहां से, प्लस 13 जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से, प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से चुनकर जो लोकसभा सदस्य के रूप में आते हैं उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। और इन तीनों का हम योग करेंगे तो ये 545 हो जाएगा। अब इसको समझिए कैसे कि 530 विभिन्न राज्यों से लोकसभा की सदस्य चुन के आते हैं। कैसे? हमारे राजस्थान से सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? 25। सर्वाधिक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। कितनी है? 80। इसी प्रकार से जो अन्य राज्य हैं वहाँ से भी 25 है, 30 है, 35 है, 38 है, 40 है, 80 है। ऐसे कुल मिला के टोटल जो 29 राज्य हैं उनकी सदस्य लोकसभा सदस्य संख्या कितनी आती है? 530। जिसका चुनाव कौन करता है? वयस्क मताधिकार के द्वारा। जो 18 साल जिसने पूरी कर ली है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों को अपने मतदान के द्वारा चुनकर संसद में भेजने का काम करता है। कितने सदस्यों को? 530 को। बाकी ये जो 13 हैं ये 7 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। और हम आपको पता है कि हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली है, पुडुचेरी है, दमनदीप है, दादर नागर हवेली है, यहाँ से चुन के आते हैं। अब इसकी सदस्य संख्या देख लीजिए आप। जो एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसमें 7 लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं। अब बाकी कितने बच गए? 6। तो केंद्र शासित प्रदेश में कितने बच गए दिल्ली को हटाकर? भाई 7 हैं, एक दिल्ली को निकाल देंगे तो कितने बच गए? 6। तो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में से एक एक सदस्य चुनकर आता है। और टोटल कितने सदस्य होते हैं वो? 6। तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। तो 530 प्लस 13 प्लस 2, अब ये कितने हो गए? 543। इन 543 में से अगर भारत के राष्ट्रपति को ये महसूस होता है या ये आभास होता है कि इन 543 में से एक भी व्यक्ति एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंध रखने वाला नहीं चुनकर आया है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति को ये पावर होता है, ये अधिकार होता है कि वो कम से कम 2 सदस्यों को
लोकसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर सकता है, अर्थात मनोनीत कर सकता है। लेकिन उनकी सामान्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो कि वह एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंध रखने वाला होना चाहिए। नंबर 2, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। नंबर 3, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नंबर 4, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये अगर उसमें योग्यताएं हैं तो भारत का राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। तो ये जो अभी आपको मैंने समझाया, ये लोकसभा का संगठन है। ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक है वो हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे कि इसकी योग्यताएं क्या है, इसके कार्य क्या हैं और इसके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, इनका गठन कैसे होता है, इनको पद से कैसे हटाया जाता है, इनको वेतन कौन देता है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये हम अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।